नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने शिखर बैच के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लेक्चर 2 के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूं और आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। इससे पहले हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स हमारा टॉपिक जो हमने इस लेक्चर से पहले इसका जो लेक्चर का पार्ट 1 था, जो लेक्चर 1 था इस चैप्टर का, वो हमने कंप्लीट किया है। उसके अंदर हमने हेल्थ प्लानिंग स्टेप्स को अच्छे से अप्रोचफुल तरीके से, थ्योरेटिकल तरीके से समझा है। अच्छे से इन डिटेल हमने उसकी थ्योरी को जाना है। ये शिखर बैच हमारे यूनिवर्सिटी के उन बच्चों के लिए है जो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अग्रिम सेमेस्टर के एग्जाम्स है उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये टॉपिक पढ़कर अपने थ्योरेटिकल एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और अच्छी सीजीपीए उसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में कौन कौन सी कम्युनिटीज आई थी, डिफरेंट कमिटीज जो बनी थी हेल्थ प्लानिंग के बारे में, वो सारी इन डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर में कैसे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, कैसे उसको इवेलुएट करेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको एक्शन में लेके आएंगे और कैसे उसका हमने इवेलुएशन का क्राइटेरिया समझा था। तो आइए शुरू करते हैं। हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। तो हेल्थ प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए हेल्थ प्लानिंग से हम क्या समझते हैं, हेल्थ प्लानिंग के हम बारे में क्या जानते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातचीत करेंगे। लेक्चर की सारी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हेल्थ प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, डिफरेंट कमेटीज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इतनी कमेटीज की क्या बनाने की रियली में आवश्यकता थी और क्या इन कमेटीज के बनाने के बाद हेल्थ में जो इंप्रूवमेंट है हुई है कि नहीं हुई है। तो इस चीजों को हम छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि एग्जामिनर क्या क्या पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के अंदर लिखे हुए कॉपी में चेक करना चाहता है, उन पॉइंट्स को हम लिखते हुए चलेंगे, उन पॉइंट्स को हम स्लाइड में देखते हुए चलेंगे। और प्लीज कॉपी पेन निकालकर नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि कम्युनिटी एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है जिसको इन शॉर्ट समराइज करके पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो इन स्लाइड्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो इन स्लाइड्स में जो भी चीजें लिखी हुई हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हेल्थ प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हेल्थ प्लानिंग क्या होती है, किसी भी स्टेट के या किसी भी जगह के, किसी भी नेशन को हेल्थ को प्लान करने के लिए हमने जो जो प्लान्स एक्शंस जो लिए थे, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को अगर एक हेल्थ के अंदर हमें प्लान करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया कंट्री की बात करें तो इतनी बड़ी वास्ट कंट्री है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी जगह तरह तरह के कल्चर्स है, तरह तरह के डाइवर्सिटीज हैं। तो इन डाइवर्सिटीज कल्चर के बारे में हमने जब जाना था तो हमने ये बताया था कि हेल्थ प्लानिंग की स्टेप्स करने के लिए हमें डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करना पड़ता है। लेकिन अब इस लेक्चर में हम कमेटीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कमेटीज बनाने की जरूरत पड़ी थी, किस कमेटी में किस चीज के बारे में बात की गई है, सब चीजों के बारे में इन डिटेल जानकारी लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले वेरियस कमेटीज के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कमेटीज आई थी हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए और किसके लिए, फैमिली के वेलफेयर के लिए कौन कौन सी कमेटी इंट्रोड्यूस की गई थी और कब कब की गई थी, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आई थी भोर कमेटी। कौन सी कमेटी आई थी, भोर कमेटी आई थी। कब आई थी, 1946 के अंदर। पहली कमेटी कब लॉन्च हुई थी, 1946 के अंदर भोर कमेटी लॉन्च हुई थी। उसके बाद मुदलियार कमेटी लॉन्च हुई थी 1962 के अंदर। मुदलियार कमेटी कब आई थी, 1962 के अंदर। उसके बाद चड्ढा कमेटी, थर्ड कमेटी कौन सी थी, चड्ढा कमेटी जो कि 1963 के अंदर आई थी। फिर मुखर्जी कमेटी आई थी जो 1966 के अंदर आई थी। उसके बाद जुंगलवाला कमेटी 1967 के अंदर आई थी। श्रीवास्तवा कमेटी आई थी 1974 से 1975 तक। ये कमेटी श्रीवास्तवा कमेटी 1974 में लॉन्च हुई थी और कब तक चली थी, 1975 तक। उसके बाद बजाज कमेटी जो कि 1986 में आई और उसके बाद लास्ट जो थी कृष्णन कमेटी हेल्थ रिपोर्ट की। लास्ट कमेटी कौन सी थी, कृष्णन कमेटी थी जिसने क्या दिया था, हेल्थ रिपोर्ट दिया था। ये कब आई थी, 1992 के अंदर ये कमेटी आई थी। तो ये सारी कमेटीज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये कमेटी वाला जो लेक्चर है ये बहुत ही लेंथी है बुक के अंदर, तो इसको कंसाइज करने के लिए हमने इन स्लाइड्स के अंदर इसको उतारा है। तो
इन चीजों को ही नोट करिएगा और यही जो की पॉइंट्स और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी कमेटी के वो हमने पॉइंट वाइज इसके अंदर लिखे हैं, तो उसको एज इट इज आप लोग याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भोर कमेटी के बारे में। भोर कमेटी 1946 के अंदर आई थी। इसे हम क्या बोलते हैं? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। इसके चेयरपर्सन कौन थे? सर जोसेफ भोर। इनके चेयरपर्सन कौन थे? सर जोसेफ भोर इसके चेयरपर्सन थे। इसका पर्पस क्या था स्टार्ट करने का? भोर कमेटी को क्या नीड पड़ी स्टार्ट करने के लिए? तो इसका पर्पस था, इट वाज स्टार्टेड टू सर्वे द एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू गिव सजेशंस फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। ये क्यों स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी टू सर्वे द एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो एग्जिस्टिंग कंडीशन उस जगह पर, उस एरिया में, उस नेशन में चल रही है, एग्जिस्टिंग कंडीशंस को चेक करने के लिए, उसका सर्वे करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गिव सजेशन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, और सजेशंस प्रोवाइड करने के लिए, किस लिए? फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। ये भोर कमेटी 1946 के अंदर लॉन्च हुई थी। भोर कमेटी का एम क्या था? द कमेटी स्टार्टेड दैट The committee stated that the health and development are interdependent improvement in the sector। जो health and development है वो interdependent है improvement के लिए sectors के अंदर। जो सारे sectors हैं उसके अंदर health और development जो है वो interdependent है। अगर health improve होगी तो obviously nation की development होगी, और अगर कोई nation develop कर रहा है तो obviously उसकी जो रहने वाले लोग हैं उनकी health जरूर से जरूर इंप्रूव होगी। हेल्थ और डेवलपमेंट जो है इसके बारे में इन्होंने इस कमेटी के अंदर बताया है। एंड हेल्थ विल ऑल्सो लीड टू द इंप्रूवमेंट इन हेल्थ लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी की हेल्थ इंप्रूव होगी तो वो कैसे इंप्रूव होगी? वो अच्छी हेल्थ, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों पे ध्यान देगा, इन सारी चीजों के बारे में जानेगा, तभी उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। तो इसके बाद इसके अंदर हमने देखा की फाइंडिंग्स क्या क्या थी। भोर कमेटी की की फाइंडिंग्स क्या क्या थी? हमने पर्पस जाना, हमने एम जाना, हमने ये जाना कि चेयरपर्सन कौन था और ये कमेटी क्यों स्टार्ट हुई थी। अब इसके बारे में की फाइंडिंग्स और समझ लेते हैं। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का उस समय का इनएडिक्वेट था हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इंप्रूव करने के लिए ये कमेटी की आवश्यकता पड़ी। इस कमेटी को लॉन्च करने की आवश्यकता क्या पड़ी? इनएडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ, हमें प्रिवेंट करनी है डिजीजेस को, रिस्क फैक्टर से बचना है। इस पर इस कमेटी ने मेनली फोकस किया। क्या फोकस किया? फोकस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यहां पर इंट्रोड्यूस हुए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बारे में बताया गया। वहां पर जो एक लोकल एरिया के लोग होते थे, एक लोकल जो प्राइमरी हेल्थ कंडीशन अगर चेक कराने जाना है या चेकअप करवाना है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे लोग जाने लग गए थे। इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में, इसके बारे में बताया इस भोर कमेटी के अंदर। इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे लाना है, अप्रोचेस को कैसे इंप्रूव करना है, इंटीग्रेशन कैसे लाना है, उसको एक साथ कैसे बढ़ाना है कि एक टाइम पे चीजों के बारे में अलग अलग अप्रोच रख सके। उसके बाद ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए किस तरीके से हम यूजफुल तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी भोर कमेटी ने बताया। और लास्टली हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक ग्रुप ऑफ विलेज को, एक ग्रुप ऑफ लोगों को हमें क्या इंप्रूव करना है, क्या प्रोवाइड करना है? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो हमने पहली कमेटी भोर कमेटी को कंप्लीट कर लिया है। भोर कमेटी 1946 में लॉन्च हुई थी। इसका जो मेन एम था वो क्या था? हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, पीएचसी को लॉन्च करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को लॉन्च करना। कौन थे इसके चेयरपर्सन? इसके चेयरपर्सन सर जोसेफ भोर थे। और इसके जो आउटकम्स की फाइंडिंग्स थे वो इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का लॉन्च, इंटीग्रेटेड अप्रोच से चीजों को सॉल्व करना और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। उसके बाद सेकंड कमेटी जो आती है वो कौन सी है? मुदलियार कमेटी।
कौन सी है? मुदलियार कमेटी, जो कब आई थी? 1962 में आई थी। किसने एस्टेब्लिश किया था इसको? इसको एस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 के अंदर। 1961 के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया था। आई कब थी? 1962 के अंदर। ईयर के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा हमारी वीडियोस के अंदर कवर किया जा रहा है। इसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। इसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। इसका एम क्या था? हर एक कमेटी का एक स्पेसिफिक एम था। तो इस कमेटी का क्या एम था? इस कमेटी का एम था कि स्ट्रेंथनिंग करनी है मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इन कंट्री, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी मेडिकल एजुकेशन को और उनकी रिसर्च कैपेसिटी को इंप्रूव करना है। इन्होंने किस पे फोकस किया था? मेनली पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उस पे मेनली बेसिकली फोकस किया था, क्योंकि वही पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे आगे जाके हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उनकी रिसर्च को, उनकी नॉलेज को ही इंक्रीज करने के लिए उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया था। उनका एम क्या था? स्ट्रेंथन करने के लिए मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च इन कंट्री, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल ट्रेनिंग। इनका क्या एम था? पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना और इसको इंप्रूव करना। उसके बाद इसके की फाइंडिंग्स क्या थे? क्या क्या फाइंडिंग इसके अंदर की गई थी? क्वालिटी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी थी उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग थी उसको एक स्टैंडर्ड, उसको एक लेवल, उसको एक स्पेसिफिक तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया, जिससे जो बच्चे उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे, जो स्टूडेंट्स उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे, वो एक अच्छी ट्रेनिंग, एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग, एक हैंडफुल प्रैक्टिसफुल ट्रेनिंग ले पाए, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है मेडिकल एजुकेशन की, वो जो एम है इसका मुदलियार कमेटी का, वो कंप्लीट हो पाए। तो इसको समझते हुए चलेंगे। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड पॉइंट इन्होंने किस पे बात किया? इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मुदलियार कमेटी में बात की गई, और फैकल्टी डेवलपमेंट, जो फैकल्टी उन्हें टीच करने वाली है, फैकल्टी के अंदर डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की रिक्वायरमेंट्स, इन चीजों के बारे में किसके अंदर आया? मुदलियार कमेटी के अंदर आया। उसके बाद रिसर्च के ऊपर एम्फेसिस करना है। स्टूडेंट्स को, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किसके ऊपर एम्फेसिस किया? उन्होंने रिसर्च के ऊपर एम्फेसिस किया। उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग ली, उन्होंने ऐसी चीजों के ऊपर एम्फेसिस किया, अपना टास्क ऐसी चीजों के ऊपर लगाया कि उन्हें रिसर्च के अंदर एम्फेसिस मिला या इंप्रूवमेंट की, कि उन्हें रिसर्च बेस्ड नॉलेज इकट्ठी करनी है, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज इकट्ठी करनी है, क्लिनिकल बेस्ड नॉलेज इकट्ठी करनी है, कि वो सामने पेशेंट को ट्रीट करते समय इन चीजों को एक दूसरे से अंडरस्टैंड कर पाए। क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना बहुत जरूरी है। इन्होंने मुदलियार कमेटी में ये पॉइंट भी उठाया गया कि क्लिनिकल एक्सपोजर इज नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्लिनिकल एक्सपोजर की बातें भी इन्होंने इसके अंदर की है। स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन, अगर कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट में या सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो उसे ऐसा एरिया, प्रैक्टिस ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी ऐसी प्रोवाइड करें जिसकी वजह से स्पेशलाइजेशन हो पाए या सुपर स्पेशलाइजेशन उसके अंदर हो पाए। उसके बाद असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, असेसमेंट करना है और एग्जामिनेशन करना है। क्या करना है? असेसमेंट करना है और एग्जामिनेशन करना है कि चीजें जो उन्होंने प्रोवाइड की हैं वो एज अ ट्रेनिंग फुल या ट्रेनफुल चीजें चली हैं कि नहीं चली हैं, इन चीजों के बारे में भी जानकारी लेके करनी है, ये चीजें काम करना है। उसके बाद कंटिन्यूइंग द मेडिकल एजुकेशन, किसको कंप्लीट करना है, किसको कंटिन्यू करना है? मेडिकल एजुकेशन को कंप्लीट करना है। तो ये की फाइंडिंग्स थे मुदलियार कमेटी के। इन्होंने एम्फेसिस किया था, फोकस किया था, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडीज के ऊपर, उनके रिसर्च वर्क के ऊपर, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर, उनके स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के ऊपर, और स्पेशलाइजेशन, उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज था उसको इंक्रीज करने के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। तो दो कमेटी हमने अभी तक कवर कर ली है, एक भोर कमेटी और एक मुदलियार कमेटी। अब थर्ड कमेटी कौन सी है?
चड्ढा कमेटी जो कि 1963 में आई थी, इसको हम कमेटी ऑन कंप्यूटराइजेशन भी बोला जाता है। फर्स्ट कमेटी भोर कमेटी, सेकंड कमेटी मुदलियार कमेटी जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आया था, और थर्ड कमेटी चड्ढा कमेटी जिसको हम क्या बोलते हैं, कमेटी ऑन कंप्यूटराइजेशन। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी 1963 के अंदर, और ये किसने हेड किया था, डॉक्टर मुन्ना भाई शाह। डॉक्टर मुन्ना भाई शाह ने इसे हेड किया था। इसके हेड कौन थे, डॉक्टर मुन्ना भाई शाह। इसका एम क्या था, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। क्या एक्सप्लोर करना है, पॉसिबिलिटीज को, कंप्यूटर यूज करने का, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने का। इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होने वाली हैं, ये किसकी कमेटी के अंदर आया था, चड्ढा कमेटी के अंदर 1963 में इसके बारे में बात की गई थी। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पर्पज, कंप्यूटर का यूज किसके लिए यूज होना चाहिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पर्पज। तभी कंप्यूटर का लॉन्च इंट्रोडक्शन हुआ था गवर्नमेंट के अंदर। सभी ने किसका यूज करना शुरू किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पर्पज के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज का यूज करना शुरू किया था। उसके बाद इसकी की फाइंडिंग्स क्या थी, इसकी की फाइंडिंग्स है क्या है, चड्ढा कमेटी की फाइंडिंग्स क्या है, इसके अंदर हमें एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। किस चीज को इंप्रूव करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। चीजों को इस तरीके से लेके चलना है कि जो एफिशिएंसी है लोगों के बीच में और लोगों की चीजों के बीच में, वो एफिशिएंसी इंप्रूव हो पाए। इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो चीजें चल रही हैं उन कंडीशंस को इकोनॉमिकली प्लान करना है। साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करना है, साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइड करना है। चीजों को एक नॉलेजफुल तरीके से लेकर चलना है, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने बात की कि एक टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन और इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए जो जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन इस कमेटी के अंदर दी जाने लगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिजनेस एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर भी ये कमेटी का यूज हुआ, और इस कमेटी का यही सीधा सा जो एम था वो कंप्यूटराइजेशन को लॉन्च करना है गवर्नमेंट के अंदर, की फाइंडिंग्स के अंदर और डाटा प्रोसेसिंग के अंदर। तो लास्ट पॉइंट इसका क्या है, डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग में भी इसको यूज किया गया था। तो इसकी की फाइंडिंग्स तो अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी कि इसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एप्लीकेशंस, और लास्टली डाटा प्रोसेसिंग इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये की फाइंडिंग्स हो गई चड्ढा कमेटी की। उसके बाद जो फोर्थ कमेटी है, इसके बाद जो फोर्थ कमेटी है उसे हम क्या बोलते हैं, मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी जो कि 1966 के अंदर आई थी। मुखर्जी कमेटी किसके अंदर आई थी, 1966 के अंदर आई थी, जो कि किसने चेयरपर्सन कौन थे इस समय इसके, श्री मुखर्जी। चेयरपर्सन कौन थे उस समय इसके, श्री मुखर्जी चेयरपर्सन थे, और इसका सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग ऑफ इंडिया। श्री मुखर्जी कौन थे उस समय 1966 में, श्री मुखर्जी कौन थे, श्री मुखर्जी वाज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लानिंग कमेटी के इंडिया के सेक्रेटरी थे। इनका एम क्या था, ये टास्क क्यों बनाई गई थी, ये कमेटी क्यों फॉर्म की गई थी, मुखर्जी कमेटी क्यों बनाई गई थी, इसका टास्क ये था, द कमेटी वाज टास्क विद डिवाइजिंग अ कंसेप्ट, पैटर्न एंड मेथोडोलॉजी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज टू इट्स सिटीजन। बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने सिटीजन्स को, बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अपने जो मेथोडोलॉजीज हैं, अपने जो मेथड्स हैं, अपने जो पैटर्न है उसको इंप्रूव करना है, उन चीजों को चेंज करना है। ये कमेटी इसलिए टास्क की गई थी, और इसके चेयरपर्सन कौन थे, श्री मुखर्जी वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी। ये कमेटी में और हम क्या जानेंगे, और क्या जानेंगे इस कमेटी में, कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ एट डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ सेंटर टू स्टेट हेडक्वार्टर्स। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे, सब सेंटर जो डिफरेंट लेवल्स के जो सेंटर है उनको कैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर और स्टेट हेडक्वार्टर्स तक हम कैसे लेकर आए थे, कैसे इन चीजों के बारे में हमने जाना था, ये सारी चीज हम किसके अंदर जानेंगे, मुखर्जी कमेटी के अंदर। इसके अंदर हमने जाना और इसके अंदर हमने समझा। अब एक नोट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करिएगा अपने नोट्स के अंदर, कि बेसिक हेल्थ वर्कर्स कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली
इन द डेजिग्नेशन ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स थे वो अपने डेजिग्नेशन में अच्छे से काम करेंगे फॉर श्योर, लेकिन जब उनको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स के रूप में रख दिया जाता है कि वो सारे काम कर लेंगे या मल्टीपर्पज वर्क कर लेंगे, तो ये चीजें गलत थी। मुखर्जी कमेटी में इसी के ऊपर किया गया कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स थे उनको अपना काम डिवाइड करके दे दिया गया, और जो मल्टीपर्पज वाले वर्कर्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट काम डिवाइड कर दिए गए कि कुछ स्पेसिफिक वर्कर्स कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए काम करेंगे और कुछ स्पेसिफिक वर्कर अलग कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए काम करेंगे। तो ये सारी चीज इसके अंदर हमने जानी समझी कि मुखर्जी कमेटी के अंदर चेयरपर्सन कौन थे, श्री मुखर्जी वाज द चेयरपर्सन ऑफ मुखर्जी कमेटी। और इसके अंदर हमने क्या जाना, इसका एम जाना, क्या स्ट्रेंथन करना है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्टेट हेल्थ सेंटर तक, हमें ये सारी चीजें स्ट्रेंथन करनी है, और जो मेथड जो पैटर्न है और जो मेथड है उन चीजों को भी चेंज करते हुए चलना है। तो मुखर्जी कमेटी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। मुखर्जी कमेटी यहाँ पर सभी को क्लियर हो गई होगी कि इसके चेयरपर्सन श्री मुखर्जी थे, जो कि उस समय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लानिंग के उस समय सेक्रेटरी थे। इनका एम यही था कि कॉन्सेप्ट को, पैटर्न को और मेथोडोलॉजी को इंप्रूव करना है, चेंज करना है। फोर्थ कमेटी क्या आती है, जुंगलवाला कमेटी। जुंगलवाला कमेटी कब आई थी, 1967 के अंदर जुंगलवाला एंड कमेटी आई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे, एन जुंगलवाला इसके चेयरपर्सन थे। और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी बोलते हैं। इसका एम क्या है, इसका एम यही था कि टू असेस द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। क्या असेस करने के लिए, वेरियस प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए, हेल्थ और इंटीग्रेशन के लिए। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस बाय डॉक्टर्स, जो प्राइवेट प्रैक्टिस है डॉक्टर्स के द्वारा उसका एबोलिशन करने के लिए, और गवर्नमेंट सर्विसेज का और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज का और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस का क्या करने के लिए, एबोलिशन करने के लिए। जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जो चीजें प्राइवेटली प्रैक्टिस की जा रही हैं उनका एबोलिशन करने के लिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्राइवेट सेक्टर में उन चीजों को गवर्नमेंट सेक्टर में लाने के लिए कितना बैकअप होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज होनी चाहिए, वो हमने किसके अंदर पढ़ा, जुंगलवाला कमेटी के अंदर। इसके अंदर हमने ये जाना। तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जुंगलवाला कमेटी क्या थी, इसका एम क्या था। उसके बाद जुंगलवाला कमेटी के अंदर हमने एक चीज और जानी कि हमें गवर्नमेंट सर्विसेज और सर्विसेज कंडीशन जो डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में एक स्पेसिफिक नॉलेज हो जाएगी। तो इन चीज को एक बार आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इस चीजों के बारे में बहुत सारी नॉलेज जो आपको होनी चाहिए वो इन स्लाइड्स के थ्रू आपको एक बेसिक नॉलेज, एक हेडिंग्स, जो मेन पॉइंट्स आपको एग्जाम्स के अंदर लिखने हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो फिफ्थ कमेटी है वो कौन सी है, करतार सिंह कमेटी। ये कब आई थी, 1973 के अंदर करतार सिंह कमेटी आई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ये कमेटी को और क्या हम किस नाम से जानेंगे, इस कमेटी को हम जानेंगे मल्टीपर्पज वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। और इसके चेयरमैन कौन थे, करतार सिंह इसके चेयरमैन थे उस समय। इसका एम क्या था, द मेन एम ऑफ करतार सिंह कमेटी वॉज स्टडी इंटीग्रेटेड सर्विसेज। क्या लाने के लिए, स्टडी इंटीग्रेटेड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए एट पेरिफेरल एंड सुपरवाइजरी लेवल्स। कहां पर, पेरिफेरी और सुपरवाइजरी लेवल्स को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिजिबिलिटी को, जो मल्टीपर्पज वर्कर है उनकी फिजिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। जो मल्टीपर्पज वर्कर वो वर्कर्स होते हैं जो सारे काम को इक्वल तरीके से, इक्वल नॉलेज रखकर सारी चीजों को एक साथ कर सकते हैं। तो जो मल्टीपर्पज वर्कर थे उनकी जो फिजिबिलिटी को हर फील्ड में उनको कर सके, उनको इंप्रूव कर सके। और जो एएनएम की, जो एएनएम था जो उसको किससे रिप्लेस किया इन्होंने, फीमेल हेल्थ वर्कर से इन्होंने उसको चेंज किया और उसको एक बेसिक हेल्थ वर्कर बनाया, एक बेसिक हेल्थ वर्कर में चेंज किया। जो कि हमने पीछे अभी इस कमेटी के अंदर हमने जाना था,
इस कमेटी के अंदर हमने जाना था किस मुखर्जी कमेटी के अंदर जो ये मल्टीपर्पज वर्कर वाली बात इन्होंने बताई थी मुखर्जी कमेटी में, उस चीज को ये करतार सिंह कमेटी भी फॉरवर्ड कर रही है और उस चीज को ये चेंज करना चाहती है। जो मल्टीपर्पज वर्कर होते हैं उनकी चीजों को हमें चेंज करना है और एक स्पेसिफिक वर्कर्स प्रोवाइड करने हैं हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन किसी भी टास्क के अंडर नेसेसरी होता है कि वो उस चीजों के मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छे से पहचान सके और उन चीजों को एक अच्छे तरीके से करा सके। उसके बाद जो लेडी हेल्थ विजिटर है वो डेजिग्नेटेड होने चाहिए एज फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर। जो लेडी हेल्थ विजिटर वाली जो पोस्ट थी उसको फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर से इन्होंने चेंज कर दी थी और इसको इंप्रूव किया था कि जिससे जो कंडीशंस हैं जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स है उनकी जो कंडीशंस है जो उनका पे आउट स्केल है वो भी इंप्रूव होगा और इन चीजों से काफी जो बेनिफिट मिलेगा वो हॉस्पिटल और जो हेल्थ सेक्टर है उसको काफी बेनिफिट इससे मिलेगा। उसके बाद जो आगे आने वाली कमेटी थी वो श्रीवास्तवा कमेटी थी जो कि 1974 में लॉन्च हुई थी, 1975 तक ये थी कमेटी। इस कमेटी के अंडर श्रीवास्तवा कमेटी के अंदर हमने देखा कि ये सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, मैन पावर प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस कमेटी को हम और क्या जानते हैं, ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर क्या प्रोवाइड करते हैं ये, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, नोन एज ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। इसका एम यही था कि एक रेफरेबल सर्विस कॉम्प्लेक्स बना पाए, रेफरेबल सर्विस कॉम्प्लेक्स बना पाए जिसके अंदर ये डेवलप करना चाहते थे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बेसिक हेल्थ को प्रोवाइड कर सके, जो क्या कर सके, बेसिक हेल्थ को प्रोवाइड कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके क्या, सेमी प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल सर्विसेज को, जो सेमी प्रोफेशनल और पैरा प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उसको ये इंट्रोड्यूस कर सके। और विलेज हेल्थ गाइड स्कीम भी इसके अंदर लॉन्च हुई थी। कौन सी स्कीम इसके अंदर लॉन्च हुई थी, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम भी इसके अंदर लॉन्च हुई थी और डेवलप की गई थी किसके अंदर, श्रीवास्तवा कमेटी के अंदर ये चीजें लॉन्च की गई थी। इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। इसका एम यही था कि डेवलपमेंट ऑफ रेफरेबल सर्विस कॉम्प्लेक्स, क्या डेवलप करना है, रेफरेबल सर्विस कॉम्प्लेक्स डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज को डेवलप करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल सर्विसेज को इंप्रूव करना है और विलेज हेल्थ गाइड स्कीम को इसके अंदर लॉन्च करना है। तो ये किसके अंदर हमने पढ़ा, ये श्रीवास्तवा कमेटी के अंदर हमने इसकी जानकारी ली। उसके बाद बजाज कमेटी आई। बजाज कमेटी किसके अंदर आई थी, 1986 के अंदर बजाज कमेटी 1986 के अंदर लॉन्च हुई थी। इसके चेयरपर्सन उस समय कौन थे, डॉक्टर जे.एस. बजाज। इसके चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर जे.एस. बजाज, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने ये कहा कि मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट होना चाहिए। ये चीज इसके अंदर हमने समझी, मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये किसके अंदर हमने समझा, बजाज कमेटी के अंदर। और इसका एम क्या था, टू असेस इंडियाज एग्जिस्टिंग एंड प्रोजेक्टेड नेशनल हेल्थ मैन पावर। जो इंडियाज की एग्जिस्टिंग नेशनल हेल्थ पावर है, हेल्थ मैन पावर है, उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी रिकमेंड करना है कि कैसे हम मैन पावर को स्ट्रेंथ कर सकते हैं और कैसे स्ट्रेंथ करेंगे और कैसे डेवलपमेंट करेंगे उनके एरियाज में, उनके वर्किंग सेक्टर में, और उनकी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हम कैसे कराएंगे। तो ये किस कमेटी के अंदर ये बातें रखी गई, ये बजाज कमेटी के अंदर ये बातें, पॉइंट्स रखे गए, जिसके अंदर जो मैन पावर है, इंडिया के जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन है, उनके वेज हैं जो वर्क करने के, उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करना और उनकी मैन पावर की प्रोडक्शन को इंप्रूव करना और उनकी डेवलपमेंट करवाना, ओवरऑल किसके अंदर देखा गया, बजाज कमेटी के अंदर देखा गया। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट आती है जो कि लास्ट कमेटी थी, कृष्णन कमेटी हेल्थ रिपोर्ट, जो कि 1992 में आई थी और इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर कृष्णन इसके चेयरमैन थे। कौन थे, डॉक्टर कृष्णन इसके चेयरमैन थे, जिनका एम यही था कि रिकमेंडेशंस को हमें रिन्यू करना है। क्या करना है, रिकमेंडेशंस को हमें रिन्यू करना है और अचीवमेंट्स ऑफ प्रीवियस हेल्थ कमेटीज एंड कमेंट ऑन एनी डिफिसिट।
कोई अगर डेफिशिट पॉइंट रह गया है, कोई चीज ऐसी रह गई है जो कि लैग कर रही है, उस चीज को इन्होंने अपनी कमेटी में, उस पॉइंट को इन्होंने अपना एम बनाया और प्रीवियस जितनी भी अचीवमेंट हुई है कमेटीज के अंदर, सेवरल कमेटीज के अंदर, उन चीजों ने इन्होंने उन सभी का क्या किया है, रिव्यू किया है और उसके अंदर जितने डेफिशिएंट पॉइंट रह गए हैं, कितने डेफिशिएंट पॉइंट रह गए हैं, उस चीजों को इस कमेटी के एम के थ्रू इन्होंने बाहर बताया है। तो इसी तरीके से सारी कमेटीज हमने वन बाय वन इन डिटेल समझ ली कि उनके मेन एम्स क्या है, मेन पर्पस क्या है, कब लॉन्च हुई थी, कौन इनका चेयरपर्सन था, इनको किस और नाम से जाना जाता है। इस लेक्चर में मेन 2 कमेटी हमने पढ़ी थी। पहली कमेटी थी बोर कमेटी, जिसको हमने इन डिटेल अच्छे से पढ़ा था, और उसके बाद मुदलियार कमेटी जो एग्जाम में काफी बार आ चुकी है, और थर्ड कमेटी कौन सी है, चड्ढा कमेटी। ये 3 कमेटी एग्जाम में कई बार रिपीटेडली लेक्चर के अंदर हमने कवर की है। वो सारी कमेटीज हमने यहाँ पर एक बार नोट कर ली है। सबसे पहले आती है भोर कमेटी, फिर मुदलियार कमेटी, थर्ड चड्ढा कमेटी, फोर्थ मुखर्जी कमेटी, फिफ्थ जुंगलवाला कमेटी, सिक्स्थ श्रीवास्तवा कमेटी, सेवंथ बजाज कमेटी एंड एट्थ कृष्णन कमेटी हमने इस लेक्चर के अंदर कवर की है। उसके बाद हमने ये सारे टॉपिक अच्छे से इन डिटेल कवर कर लिए हैं। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन डिटेल आपने ये सारी कमेटीज के बारे में पढ़ लिया होगा। अगर ये कमेटीज आप बुक में ढूंढने जाएंगे, इतने शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट्स आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे। बुक्स में एक बहुत ही बड़ी थ्योरी इसके बारे में दी हुई है। इन डिटेल आप किताब में से जरूर पढ़ें, लेकिन एग्जाम्स में जो मेन पॉइंट्स एग्जामिनर को आपसे चाहिए, वो ये पॉइंट्स हमने इन स्लाइड्स के अंदर ऐड किए थे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसे ही अब जो आने वाले लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के, जिसके अंदर हम 5 ईयर प्लान्स आगे डिस्कस करेंगे, फिर पीएचसी, सीएचसी, और ऐसे ही इस चैप्टर को कवर करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक ले जाते हम इस चैप्टर को एक एंड की ओर लाएंगे, जो कम्युनिटी का बहुत ही बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ये वीडियोस आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैनल पर रेगुलरली अपडेट की जा रही हैं। जब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें। मिलेंगे ऐसी ही एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।